नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 12th में, चैप्टर नंबर 5 पर आज हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में कुछ लिमिटेड चीजें हैं, ठीक है, और ज्यादा ये चैप्टर में क्वेश्चंस थोड़े कम उठते हैं, थ्योरी ज्यादा है, तो हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उस पर कुछ विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चैप्टर का नाम क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे दो शब्द हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य। द्रव्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। द्रव्य क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों ही मैटर कहलाते हैं। ठीक है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या तो सॉलिड फेज में होगा, या लिक्विड फेज में होगा, या गैसियस फेज में होगा। इसके अलावा कोई चौथी फेज आप जानते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्य का मतलब तो वही है, मैटर से है, मटेरियल से है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म या गैसियस फॉर्म, कोई सी भी फॉर्म हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक, चुंबकत्व पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी हमने प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने चुंबक क्या होता है ये पढ़ा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमने खूब बात करी थी, खूब क्वेश्चन वगैरह किए हैं। ठीक है, अब चुंबकत्व क्या है ये भी हम लोग समझते हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ और आउटकम्स है, इसके कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस हमको वो समझना पड़ेगा। ठीक है, कि इसके आगे क्या क्या चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। ठीक, चलिए, तो चुंबक एवं चुंबकत्व, हालांकि ये टॉपिक आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके होंगे, बट यहाँ पे हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में का भी वो मेन पार्ट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको हल्का सा बस ओवरव्यू ले लेंगे इसका। ठीक है, चलिए, चुंबक एवं चुंबकत्व। आपको पता है कि प्रकृति में आयरन, अच्छा, प्रकृति में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह। वैसे उसमें हमारी प्रकृति में यानी जमीन के अंदर जब हम लोग खुदाई वगैरह करते हैं तो उसमें लोहा भी निकलता है, आयरन। ठीक है, और आपको पता है हमारी पृथ्वी जो अभी भी पृथ्वी की गहराई में आप चले जाएंगे तो वहां भी अभी भी हीट है काफी। ठीक है, तो क्या होता है जब पृथ्वी के अंदर लोहा वगैरह होते हैं, लोहे निकलते हैं, तो लोहे के ऑक्साइड भी मिलते हैं। ठीक है भाई, अगर आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन कई प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक प्रकृति में विशेष प्रकार का ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, प्रकृति में एक विशेष प्रकार का ऑक्साइड पाया जाता है Fe3O4। इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट। तो ये मैग्नेटाइट वही है। ठीक, इसको हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं, और मैग्नेट शब्द जो है वो इसी से आया है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जब चुंबक के बारे में नॉलेज नहीं थी, एक खुदाई वगैरह में एक कॉमन सा एक ऑब्जेक्ट मिला। ठीक है, तो उसको देखा गया कि उसकी हरकतें कुछ अलग थी। ठीक है, पहले लोग उसे एक मामूली सा काला पत्थर समझते थे कि भाई सॉलिड था, बिल्कुल हार्ड था तो पत्थर बोल दिया, ब्लैक रंग का मिला तो उसे काला पत्थर बोल दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो उसको उन्होंने विशेष क्यों समझा? क्योंकि इस जिसको ये लोग काला पत्थर बोल रहे थे, जो उनको एक नई चीज मिली थी, उसमें खासियत दोस्तों ये थी कि वो लोहे पर चिपक रहा था, या लोहे से बनी हुई छोटी छोटी कीलों को या किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा था, खींच ले रहा था। ठीक है, तो अब ये घटना कोई सामान्य तो है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी पत्थर, उसको छोड़ के कोई भी पत्थर इस तरह की हरकतें नहीं करता। इसका मतलब ये जो है कुछ अलग है। ठीक है, बाद में जब इसके बारे में रिसर्च हुई, इसके बारे में पढ़ाई की गई, देखा गया, समझा गया, इसको जाना गया, तो पता चला कि ये जो है वो क्या है, वो कोई एक सामान्य पत्थर नहीं है, वो एक चुंबक है। ठीक है, तो चुंबक नाम इसका तब पड़ा। इसके बाद इसको हम लोग आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और ये मैग्नेटाइट शब्द जो है इसी से मैग्नेट शब्द निकला है। तो दोस्तों, प्रकृति में एक विशेष प्रकार का ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, Fe3O4 की बात कर रहे हैं। ये ऑक्साइड जो है वो लोहे या फौलाद से बनी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस ऑक्साइड को हम लोग चुंबक कहते हैं। ठीक है, और ये चुंबक जो है दोस्तों प्रकृति में पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह के चुंबक हम स्वयं भी बना सकते हैं, लेकिन जो चुंबक हम लोग बनाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे कृत्रिम चुंबक, क्योंकि कृत्रिम चुंबक यानी कि मैन मेड मैग्नेट। ठीक है, जो मैन मेड मैग्नेट होते हैं तो उसे हम लोग खुद बना रहे हैं, तो वो कृत्रिम है, और जो प्रकृति से मिले वो प्राकृतिक है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। और दोस्तों, ये गुण कि चुंबक जो है यानी मैग्नेट जो है वो लोहे से बनी हुई चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो गुण है, इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी गुण को हम लोग बोलते हैं उसका चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है मैग्नेटिज्म,
कि चुंबक के द्वारा लोहे और फौलाद से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है इसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म। ठीक है, चलिए अब बात ये उठती है, मैंने बोला कि हम इंसान भी चुंबक बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसके लिए हमको ये करना होगा। देखिए, अगर हम किसी नर्म लोहे की छड़ को, आप पता है, आप जानते होंगे लोहे के कई प्रकार हैं, लेकिन आपने अपने कोर्स में, अपने लेवल में अभी केवल दो ही प्रकार के लोहे पढ़े होंगे, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा, यानी कि सॉफ्ट आयरन और कास्ट आयरन। तो मैं सॉफ्ट आयरन की बात कर रहा हूं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन को ले लीजिए। अगर आप सॉफ्ट आयरन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, वो सॉफ्ट आयरन जो है वो एक मैग्नेट के फॉर्म में काम करने लगेगी। ठीक है, मान लीजिए आपने सॉफ्ट आयरन की इतनी छोटी सी एक रॉड ली, उस रॉड में आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, फ्लो कराएंगे। ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देंगे उसके बाद वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगी। छोटी छोटी निडल को, है ना, जो कपड़ा सुलने वाली जो सुई होती है, छोटी छोटी निडल को और छोटी छोटी लोहे की छीलन को या छोटी छोटी कीलों को अपनी ओर आकर्षित करने की ताकत रखती है। ठीक है, तो जब किसी नर्म लोहे की छड़ में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो नर्म लोहे की छड़ एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, जिसे हम लोग बार मैग्नेट यानी कि क्षण चुंबक या दंड चुंबक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये चुंबक हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, इसलिए इसे बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। ठीक, चलिए, तो ये है इस टॉपिक का सार। ठीक है, पहले आप पढ़ चुके होंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अब ये जो अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, तो देखिए सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो आप जान ही चुके हैं कि चुंबक लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो हम लोग को इसमें वही जानना है। ठीक, चलिए दोस्तों, पहले इसका पहला गुण या पहली प्रॉपर्टी होती है कि चुंबक लोहे और फौलाद से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ठीक, ओके। दूसरा गुण इसका होता है कि अगर हम किसी क्षण चुंबक को या किसी दंड चुंबक को उसके मध्य बिंदु से लटकाकर, मध्य बिंदु से धागा बांध के उसे किसी खूंटी से लटका दें, ठीक है, और उसे एक क्षैतिज वृत्त में गति करने के लिए, क्षैतिज तल में गति करने के लिए, घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र कर दें, तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगा, कभी पूर्व और पश्चिम दिशा में नहीं रुकेगा। ठीक है, इसका कारण आगे समझ में आएगा। अभी आपको थोड़ा सा एक बता देता हूं कारण कि पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी, वो भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो आपके द्वारा लटकाया गया चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के भीतर है, इस बात को मत भूलिए। तो आपके द्वारा लटकाए गए चुंबक की जो गति होगी उसको नियंत्रित कौन करेगा? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो जिधर पृथ्वी का उत्तर और दक्षिण सिरा होता है वहीं पे आपका चुंबक आके रुकेगा। ठीक है, कभी भी पूर्व पश्चिम दिशा में नहीं रुकने वाला, करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा गुण ये होता है कि चुंबक जो है, क्षण चुंबक है, दंड चुंबक को अगर हम उसके गुरुत्वीय केंद्र से एक धागा, गुरुत्वीय केंद्र पर एक धागा बांधकर उसे लटका दें तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है। दंड चुंबक का उत्तरी सिरा जिस दिशा में रुकता है उसे उत्तर दिशा बोलते हैं, और दंड चुंबक का दक्षिणी सिरा जिस दिशा में रुकता है उसे हम लोग दक्षिण दिशा बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे पॉइंट की ओर। देखिए दोस्तों, तीसरे पॉइंट में ये होता है, कहते हैं अगर हम लोग किसी नर्म लोहे की छड़ को किसी एक शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाएं और कुछ देर उसके समीप कुछ देर के लिए रख दें। ठीक है, तो जब किसी नर्म लोहे की छड़ को या किसी भी अचुंबकीय पदार्थ को, किसी लोहे के टुकड़े को ही क्यों ना हो, ठीक है, जब हम उसे किसी अचुंबकीय पदार्थ को, किसी नर्म लोहे की छड़ को, अचुंबकीय कहने का मतलब है जो पहले से चुंबक की तरह व्यवहार ना करता। ठीक है, तो जब किसी नर्म लोहे की छड़ को किसी शक्तिशाली चुंबक के पास या उसके समीप कुछ क्षण के लिए रखा जाता है तो वो नर्म लोहे की छड़ भी क्या हो जाती है? चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये घटना मतलब कि पहले वो नर्म लोहे की छड़ चुंबक नहीं थी, लेकिन जब वो गई चुंबक के पास तो उसके अंदर वो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, जब किसी नर्म लोहे की छड़ को किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप रखा जाता है तब वह नर्म लोहे की छड़ भी चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। ठीक है, और इसी गुण को क्या बोलते हैं लोग? चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग अपने चौथे गुण के बारे में। आप अगर दो चुंबक ले लीजिए, ठीक है, तो पहले वाले चुंबक में भी एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव होगा, एक ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होगा, और इसी तरह से दूसरे वाले चुंबक में भी एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिणी ध्रुव होगा। क्या होगा अगर हम लोग पहले चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाएंगे तो क्या होगा? नॉर्थ रिपल करेंगे। ठीक है, पहले
पहले वाले चुंबक का उत्तरी सिरा और दूसरे वाले चुंबक का उत्तरी सिरा दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार पहले वाले चुंबक का दक्षिणी सिरा और दूसरे वाले चुंबक का दक्षिणी सिरा एक दूसरे को रिपल करेगा। इसी हम लोग बोलते हैं कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय ध्रुव का मतलब होता है कि लाइक पोल्स मतलब एक जैसे पोल, ठीक है। सजातीय ध्रुव हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे वहां पे क्या था, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी होगा कि नॉर्थ रिपल करेगा, साउथ रिपल करेगा, ठीक है। तो चुंबक के दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसका जस्ट रिवर्स, ठीक है। चुंबक के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक चुंबक का नॉर्थ दूसरे चुंबक के साउथ के पास आएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यानी कि अट्रैक्शन का फोर्स होगा, ठीक है। इसका उल्टा पहले का साउथ दूसरे का नॉर्थ तो भी अट्रैक्शन का फोर्स होगा। मतलब चुंबक के विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय का मतलब होता है अनलाइक पोल्स, एक साउथ एक नॉर्थ, पहला नॉर्थ दूसरा साउथ, ठीक है। चलिए अब पांचवा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने 4 पॉइंट पढ़ लिए। पहला पॉइंट कौन सा होता है कि चुंबक फौलाद और लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। दूसरा क्या होता है कि चुंबक को अगर उसके गुरुत्वीय केंद्र पर एक धागे से बांधकर लटका दिया जाए और उसे एक क्षैतिज वृत्त में गति करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आगे रुकेगा। दंड चुंबक का उत्तरी सिरा जिस दिशा में होगा वो उत्तरी दिशा होती है और दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव जिस दिशा में होगा उसे हम लोग दक्षिणी दिशा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब थर्ड पॉइंट में हम लोग ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए ठीक है कि अगर हम किसी अचुंबकीय पदार्थ को, किसी नरम लोहे की छड़ को किसी शक्तिशाली चुंबक के पास रख रहे थे तो वो नरम लोहे की छड़ भी चुंबक बन जा रही थी। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण, कि शक्तिशाली चुंबक से प्रेरित हो गया और ये नरम लोहे की छड़ भी चुंबक बन गई, उससे प्रेरित हुई, उससे प्रेरणा लेके ये भी चुंबकित हो गई है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि अगर चुंबक में दो सजातीय ध्रुव मिलेंगे तो सजातीय मतलब नॉर्थ साउथ एक जैसे पोल मिलेंगे तो रिपल्शन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। इसका जस्ट उल्टा, अगर चुंबक में दो विजातीय ध्रुव मिल गए मतलब एक साउथ एक नॉर्थ दूसरा साउथ, इस तरह से मिल गए तो अट्रैक्शन होगा यानी आकर्षण होगा, ठीक है। और इस घटना को हम लोग यहाँ पे हम लोग ठीक है ये प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग पांचवा वाला और सबसे इंपॉर्टेंट गुण पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं चित्र के माध्यम से आपको पांचवा पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने 3 सेगमेंट्स बनाए हुए, ठीक है। अभी केवल फर्स्ट वाले को देखिए, ये कोई एक दंड चुंबक था। दंड चुंबक या क्षण चुंबक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक क्षण की तरह दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये दंड चुंबक जो है हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें दंड चुंबक है तो डेफिनेटली क्या होगा, एक नॉर्थ पॉइंट होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो अब आपको देखने में लग सकता है और कोई ये सोच सकता है कि भाई इसके 2 टुकड़े हो गए, बीच से इसको अलग कर दिया, ये वाला हिस्सा नॉर्थ इस वाले हिस्से में आ गया, साउथ इस वाले हिस्से में आ गया, यानी ये हिस्सा नॉर्थ हो गया, नॉर्थ वाला हिस्सा इसके पास आ गया और साउथ वाला हिस्सा इसके पास आ गया। तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपने चुंबक को तोड़ा और यहाँ से चुंबक स्प्लिट हुआ, दो भागों में डिवाइड हो गया, तो इसके अंदर जैसे आप चुंबक को तोड़ेंगे उसके अंदर, अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डोमेन कॉन्सेप्ट एक चीज होती है, ठीक है, डोमेन का कॉन्सेप्ट वगैरह लगेगा इसमें। तो इसके अंदर के डोमेनों में एक म्यूचुअल प्रोसेस होती है, म्यूचुअल फिनोमेना होती है, जिसके कारण क्या होता है, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनके अंदर जब ये चुंबक टूटता है तो अपोजिट प्रकार के पोल डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपोजिट प्रकार के पोल डेवलप हो जाते हैं। अब पोल इस तरह से डेवलप होते हैं कि देखिए ये वाला नॉर्थ हिस्सा तो इसमें आ गया था ना और साउथ हिस्सा इसमें चला गया था, तो ये वाला हिस्सा कैसा बन जाएगा, ये वाला हिस्सा साउथ बन जाएगा। इसके अंदर म्यूचुअल प्रोसेस इस प्रकार से होगी कि ये वाला हिस्सा साउथ बन जाएगा और ये वाला हिस्सा नॉर्थ बन जाएगा। अब देखिए ये एक कंप्लीट मैग्नेट बन गया, ठीक है। बड़ा वाला मैग्नेट नॉर्थ साउथ, इधर देखिए पहला वाला सेगमेंट नॉर्थ साउथ, दूसरा वाला सेगमेंट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसका इसी चुंबक के हमने मान लीजिए 3 टुकड़े किए हो, 2 टुकड़े ना किए हो, हमने इसके 3 टुकड़े कर दिए हो, तो क्या होगा, आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि लेफ्ट वाले साइड में नॉर्थ चला गया
राइट वाले साइड में साउथ चला गया और बीच वाले में क्या कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे वही काम होगा। जब ये चुंबक 3 सेगमेंट में टूटेगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो जैसे आपने इसको तोड़ा इसके अंदर तुरंत म्यूचुअल प्रोसेस हुई, और वो म्यूचुअल प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल प्रोसेस के चलते क्या होगा, यहाँ ये वाला हिस्सा बन जाएगा, ये नॉर्थ है ना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए ये वाला हिस्सा साउथ बन जाएगा, तो ये वाला हिस्सा साउथ हो गया। फिर देखिए इधर वाला साउथ था, ये वाला नॉर्थ हो जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया। अब क्या होगा, ये जब चुंबक यहाँ से टूटा होगा तो मैंने बताया था पेयरिंग में अपोजिट पोल डेवलप होते हैं। म्यूचुअल प्रोसेस के दौरान अपोजिट टाइप के पोल डेवलप होते हैं। ये साउथ है तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया होगा, यानी ये वाला पोल नॉर्थ बन गया होगा। इसी तरह से ये पोल नॉर्थ बना था तो यहाँ पे अपोजिट टाइप की पोल डेवलप होंगे, तो ये वाला हिस्सा साउथ बन गया होगा, ये वाला पोल साउथ बन गया होगा। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, तो यहाँ पे पांचों पॉइंट यही है कि चुंबक में कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि चुंबक को तोड़ के उसका एक पोल अलग कर दीजिए, दूसरा पोल अलग कर दीजिए। ठीक है, यानी कि चुंबकत्व में एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ठीक, चुंबकत्व में एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। और हाँ, ये पांचों पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे आपने दोस्तों पहले चैप्टर में गॉस की प्रमेय पढ़ी थी, विद्युत स्थैतिकी संबंधी गॉस की प्रमेय, वैसे चुंबकत्व संबंधी गॉस की प्रमेय भी होती है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है, 2 नंबर की केवल डेफिनेशन आती है। ठीक है, तो उस डेफिनेशन का जो सार निकलता है ना, जो उसका सेंट्रल आइडिया निकलता है वो यही है कि भाई चुंबक को कभी आप ऐसा नहीं तोड़ सकते हो कि उसका नॉर्थ पोल अलग कर दो, साउथ पोल अलग कर दो। यहां तक आप चुंबक को तोड़ते जाएंगे, उसको तोड़ तोड़ के उसके अणुओं को अलग कर दीजिए, अणु को तोड़ के उसके परमाणुओं को अलग कर दीजिए। ठीक है, तब भी एक परमाणु भी क्या होगा, एक पूरा चुंबक होगा, उसमें साउथ और उसमें नॉर्थ दोनों पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप कि साउथ को अलग कर दीजिए, नॉर्थ को अलग कर दीजिए। ठीक है, तो पांचों पॉइंट यही है कि चुंबकत्व में एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, देखिए जैसे वैद्युत क्षेत्र को हमने समझा था, बिल्कुल वैसे ही हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को भी समझ सकते हैं। ठीक है, जरा एनालॉजी बैठाते हैं और देखते हैं क्या क्या मैच कर रहा है दोनों में। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र क्या होता था? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है ना, जिसके भीतर कोई अन्य आवेश उस पर लगने वाले या उस आवेश के कारण लगने वाले बल का अनुभव कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, बिल्कुल वैसे ही यहाँ क्या होगा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, वहां आवेश था, यहाँ चुंबक, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर कोई अन्य पदार्थ इसके कारण लगने वाले चुंबकीय बल का अनुभव कर सकता है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अच्छा, जैसे वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती थी, वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है। ठीक है, तो ये टॉपिक तो खत्म हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब देखिए जैसे वहां पे वैद्युत बल रेखाएं थी, वैसे यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, क्या करना होगा, वहां हमने क्या बोला था वैद्युत बल रेखाओं के लिए कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, किसी आवेश को गति करने के लिए स्वतंत्र करने पर वो आवेश जिस पथ पर चलेगा, जिस रास्ते पर चलेगा, वही पथ, वही रास्ता क्या होता है, चुंबकीय वैद्युत बल रेखाएं होती है। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को गति करने के लिए स्वतंत्र करने पर वो जिस पथ पर गति करता है वही वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। इसी प्रकार से किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को गति करने के लिए स्वतंत्र करने पर वह जिस पथ पर गति करेगा उसी पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, उस डायग्राम को समझेंगे और ये जानेंगे कि किसी क्षण चुंबक या किसी दंड चुंबक के कारण उत्पन्न बल रेखाओं का शेप यानी कि आकार कैसा होता है। ठीक है, देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, जैसे हमने वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन दी थी, वैसे चुंबकीय बल रेखाओं की भी डेफिनेशन दी थी कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को गति करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए तब वह जिस पथ पर गति करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसी क्षण चुंबक की या किसी दंड चुंबक की, तो दंड चुंबक या क्षण चुंबक के लिए देखिए चुंबक कुछ इस तरह से बना हुआ है, एक पोल नॉर्थ होगा, दूसरा पोल साउथ होगा, ठीक है। तो यहाँ से बल रेखाएं निकलेगी और साउथ पे आती है, यहाँ बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ पे आती हैं, जबकि वहां क्या होता था, वहां वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती थी और ऋणात्मक आवेश पर जाती थी, ठीक है। तो ये जैसे वहां पे पॉजिटिव चार्ज से डेवलप होकर नेगेटिव चार्ज पर एंड होती थी चुंबकीय वैद्युत बल रेखाएं, वैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ वाले सिरे से यानी उत्तरी सिरे से निकलना प्रारंभ होगी। देखिए यहाँ पे मैंने एरो बनाया हुआ है, ठीक है, उत्तरी सिरे से निकलेगी और घूमकर दक्षिणी सिरे पर जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा अंतर भी आ जाता है, वैद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में एक अंतर ये आता है कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर जाके समाप्त हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी सिरे से प्रारंभ होगी और दक्षिणी सिरे पर जाकर समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और सॉरी समाप्त हो जाएगी, यहाँ पे समाप्त नहीं होगी बल्कि दक्षिणी सिरे पर आने के बाद चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ चलेगी, ठीक है, इस चीज को समझिएगा, ओके। चलिए, तो अंतर क्या है, वहां वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश पे समाप्त हो रही थी, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी सिरे यानी नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर आ रही हैं और फिर उसके बाद चुंबक के भीतर अंदर ही अंदर क्या साउथ से चढ़कर नॉर्थ की ओर जा रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। और यहाँ पे आप कोई आपसे पूछेगा, लेकिन दोस्तों कोई आपसे पूछेगा कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो आप ये बाहर वाली दिशा बताइएगा, ठीक है। कभी भी अंदर वाली दिशा हम लोग जब पूछा जाएगा तब बताएंगे। वैसे अगर कोई पूछता है तो उसका मतलब यही होता है कि वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि किधर से निकलकर किधर जा रही है, ठीक। तो आप बोलेंगे चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी सिरे से निकलती हैं और दक्षिणी सिरे पर पहुंचकर चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं, ठीक है। यानी ये सब जो मैंने बनाया हुआ है ये क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो उसको हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं अथवा चुंबकीय परिपथ बोलते हैं। इस नाम पे जरा गौर करिएगा, चुंबकीय परिपथ, ठीक है, क्योंकि ये नाम जल्दी नहीं जानते लोग, और अगर एग्जाम में आ गया तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज से वाकिफ रहिए, ठीक है। ये नाम बहुत ही कम यूज किया जाता है कि चुंबकीय परिपथ क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय परिपथ बोलते हैं, बस, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है, बस आपके जानने का फर्क है कि आप जान लो कि भाई चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय परिपथ भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे चुंबक के जिस सिरे से बल रेखाएं निकल रही है, देखिए किस सिरे से निकल रही है, इस वाले सिरे से निकलती हुई दिख रही है या इस वाले सिरे से, इस वाले सिरे पर तो आ रही है, ठीक है, निकल इस सिरे से रही है। तो चुंबक के जिस सिरे से बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं या निकलती हैं उसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी सिरा यानी कि उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, ठीक है। उसी प्रकार चुंबक के जिस सिरे पर बल रेखाएं आती हैं उसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कांसेप्ट केवल इतना सा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ओके दोस्तों, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैंने बोला था ना, बिल्कुल एनालॉजी है चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के बीच में। जैसे वहां पे वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं के गुण थे, यानी कि बल रेखाओं के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वैसे ही यहाँ भी है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं के भी गुण होते हैं, काफी गुण, लगभग सारे गुण मैच करते हैं, ठीक है। वहां पहला गुण क्या था, जो वहां पहला गुण था वही यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इसमें भी है पहला गुण कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो सतत, काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती हैं। सतत का मतलब ये होता है कि बल रेखाएं बिल्कुल बराबर होगी, कहीं से भी आपको ब्रेक नहीं मिलेगी, कहीं से भी आपको बल रेखाएं टूटी फूटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं सतत, काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र होती हैं, ठीक है। ये बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी सिरे से निकलकर दक्षिणी सिरे पर आती है तथा फिर चुंबक के भीतर दक्षिणी सिरे से उत्तर सिरे की ओर गति करती है और एक बंद लूप बनाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक बंद लूप बनाती है, ठीक। चलिए, अब दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को बताती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपके पास में एक बल रेखा है, सपोज करिए ये बल रेखा है आपके पास ऐसे,
ठीक है। अब आपने क्या किया, इस बल रेखा का के ऊपर एक बिंदु ले लिया, ठीक है। इस बिंदु पर आपने कोई एक पदार्थ रख दिया, ठीक है, कोई सब्सटेंस आपने रख दिया। तो अगर आपको ये देखना है कि इस सब्सटेंस पे बल किस दिशा में लगेगा, तो करना कुछ नहीं होगा, आप अभी इस सब्सटेंस को हटाइए। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, ठीक है। और स्पर्श रेखा उस दिशा में खींचनी है जिस दिशा में बल रेखा है। बल रेखा का एरो इधर बना है तो ऊपर की ओर खींचेंगे, डाउनवर्ड एरो नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित चुंबकीय पदार्थ पर या किसी पदार्थ पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को बताती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट ये है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ठीक है। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ये पहला। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जैसा तीसरा पॉइंट मना कर रहा है, तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि दो बल रेखाएं कट नहीं करेंगी। अगर मान लीजिए दो बल रेखाएं कट कर दे तो ऐसा क्या अनर्थ हो जाएगा, इस बात को हम समझेंगे, ठीक है। ठीक है, दो बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो दोनों बल रेखाओं के कटान बिंदु यानी प्रतिच्छेदन बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। पहली स्पर्श रेखा पहली वाली रेखा को लेकर, दूसरी स्पर्श रेखा दूसरी वाली रेखा पर, ठीक है। तो अगर हम लोग दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट करेंगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर या कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक बिंदु पर रखे पदार्थ पर लगने वाले चुंबकीय बल की दो दिशाओं को बताती है। अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले पॉइंट पे क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा कि अगर किसी बिंदु पर बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए तो वो लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को बताती है। बिल्कुल वही है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तो कुछ उल्टा मामला हो गया। यहाँ बिंदु एक है और उस पर लगने वाले बल की दिशा दो हो गई, क्योंकि उस बिंदु पे हमने दो स्पर्श रेखाएं खींच ली है। जब उस बिंदु पर हमने दो स्पर्श रेखा खींच ली है तो चुंबकीय क्षेत्र इकलौता बिंदु एक ही है, तो एक ही बिंदु पर दो बल की दिशाएं कैसे हो सकती हैं, इम्पॉसिबल है। तो ये चीज ना हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट ना करें, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दोनों बल रेखाओं के कटान बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस कटान बिंदु पर रखे किसी पदार्थ पर लगने वाले चुंबकीय बल की दो दिशाओं को बताती हैं, जो कि बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर। और फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट बिल्कुल वैसा है जैसे वैद्युत बल रेखाओं के गुणते कहते हैं कि अगर किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व जितना ज्यादा होगा उस बिंदु पर तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे हम लोग इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है कि एकांक जगह में, चाहे वो एकांक आयतन हो, चाहे एकांक क्षेत्रफल हो, चाहे एकांक लंबाई हो, एकांक आयतन में कोई चीज कितनी मात्रा में है, ठीक है। यहाँ भी वही चीज देखी जाएगी। अगर एकांक आयतन में ज्यादा बल रेखाएं हैं तो मतलब घनत्व ज्यादा है, अगर एकांक आयतन में कम बल रेखाएं हैं तो मतलब घनत्व कम है। यही चीज होती है ना, बस इसी चीज को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए बल रेखाएं, इस पॉइंट पर बल रेखाओं के बीच की गैपिंग कम है, आगे जाएंगे तो बल रेखाओं के बीच की गैपिंग ज्यादा है, ठीक है। तो बस यही होता है घनत्व। जहां पर बल रेखाएं ज्यादा हैं, पास पास है बल रेखाएं, उस बिंदु पर घनत्व ज्यादा है, और जिस बिंदु पर बल रेखाएं दूर दूर हैं, उनके बीच की स्पेसिंग ज्यादा है, वो वहां पे घनत्व हमारा कम होता है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट कहता है कि किसी बिंदु पर बल रेखाओं का घनत्व, चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व उस बिंदु पर तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जिस बिंदु पर घनत्व ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा का मतलब बल रेखाएं जिस बिंदु पर ज्यादा पास पास होगी उस बिंदु पर क्षेत्र का मान अधिक होगा। आप देख पा रहे हैं बिंदु P पर बल रेखाएं पास पास है और Q पर दूर दूर है। इसका मतलब बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्यादा होगा और बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझिए, ओके। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, एक समान और असमान चुंबकीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, असमान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे हमने वैद्युत बल रेखाओं पढ़ा था, ठीक है, कि अगर बल रेखाएं समांतर होती है, समदूरस्थ होती है तो वो एक समान वैद्युत क्षेत्र को
प्रदर्शित करती है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक समान हो, समांतर हो, समदूरस्थ हो, तो वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, बल रेखाएं समांतर है और समदूरस्थ है। समांतर मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि बिल्कुल सीधी में होनी चाहिए, कहीं भी एक दूसरे को कट ना कर रही हो, चाहे आगे ना कट करे ना पीछे कट करे, ठीक है। तो बल रेखाएं समांतर होनी चाहिए और समदूरस्थ होने का मतलब है कि ये वाली स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए। जितनी स्पेसिंग यहाँ पर है उतनी स्पेसिंग यहाँ पर होनी चाहिए, और उतनी स्पेसिंग यहाँ पर भी होनी चाहिए, और सेम उतनी स्पेसिंग यहाँ पर भी होनी चाहिए। ये होती है समांतर। समांतर का मतलब जानते हैं, ये होता है समदूरस्थ का मतलब, ठीक है। अच्छा, अगर बल रेखाएं समांतर हैं, समदूरस्थ हैं, तो वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी ये जो मैंने बनाया हुआ है फिगर 1, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ, ये जो फिगर 1 मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये फिगर 1 क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छा, अगर बल रेखाएं असमान हो, मतलब असमांतर हो तथा उनके बीच की स्पेसिंग जो है घटती बढ़ती रहे, ठीक है, समांतर ना हो, तो वो असमान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये जो फिगर 2 यहाँ पे बना रहा हूँ, इस फिगर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो ये फिगर 2 जो है आपका वो असमान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आज के सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।